दोस्तों, जरा सोचो, एक ऐसी चीज जो टाइम को बदल सकती है, इतिहास को रीराइट कर सकती है, और जिसके लिए 1790 का एक राजा, 2025 के कुछ पागल दोस्त और 2370 का एक तानाशाह संगठन, तीनों एक साथ लड़ रहे हैं। और इस पूरी लड़ाई के बीच में है एक ऐसा आदमी जो न तो किसी राजा जैसा दिखता है, न किसी हीरो जैसा, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह बच निकलता है। जी हां दोस्तों, शाहजी पपन वापस आ गया है। ये कहानी है आदू 3 वन लास्ट राइड पार्ट 1 की। एक 2026 में आई मलयालम फैंटेसी कॉमेडी फिल्म जो एक साथ 3 जमानों की कहानी कहती है और आपको हंसाते हंसाते एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां बकरी वाला गैंग अब टाइम ट्रैवल कर रहा है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। आदू एक फ्रेंचाइज है जो 2015 में शुरू हुई थी। पहली फिल्म में शाहजी पपान और उसके दोस्त एक बकरी के लिए भाग दौड़ करते थे जिसका नाम पिंकी था। दूसरी फिल्म 2017 में आई जिसमें नोट छापने की प्लेट के लिए केयस हुई। वो 2016 की डिमोनेटाइजेशन से इंस्पायर्ड थी। दोनों फिल्में अपने अजीबोगरीब ह्यूमर और काउंटर डायलॉग कॉमेडी के लिए मशहूर हुईं। शाहजी पापन और उसका पागलपन भरा गैंग केरला के हाई रेंज इलाके में रहता था और हर बार किसी न किसी बेशकीमती चीज के पीछे दौड़ते हुए कॉमेडी क्योस मचाता था। इन किरदारों के डायलॉग्स इतने पॉपुलर हुए कि वो मीम्स और स्टिकर्स बन गए, पूरे मलयालम इंटरनेट पर छा गए। और अब 9 साल बाद 2026 में आदू 3 आई और इस बार स्केल बहुत बड़ा था, एम्बिशन बहुत ऊंची थी और कहानी 3 अलग अलग जमानों में फैली हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1790 से। केरला में एक राज्य था और उस राज्य का राजा था महाराजा पद्मनाभ थम्पूरन। और दोस्तों, यह पद्मनाभ कोई और नहीं, यह शाहजी पापान का पूर्वज था। उसी चेहरे से, उसी अंदाज से, बस कपड़े राजसी थे। जयसूर्या ने दोनों किरदार निभाए, प्रेजेंट का शाहजी पापान भी और पास्ट का महाराजा पद्मनाभन भी। पद्मनाभन एक राजा था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में वही सब था जो शाहजी पपान में था। थोड़ी मूर्खता, थोड़ा लक और एक अजीब सी किस्मत जो उसे हर मुसीबत से बाहर निकाल लाती थी। उसके साथ उसके दरबारियों के भी पुराने वर्जन्स थे, वही एक्टर्स, वही चेहरे, बस 1790 के जमाने में। जैसे डूड का 1790 वर्जन था, अराककल अब्बू का वर्जन था, ऐसा ही सरबत शमीर का 1790 वर्जन वरीद था। ये सब देखकर फैंस को एक अलग ही मजा आता था। 1790 में क्या हो रहा था? उस दौर में एक बड़ा खतरा था। अजम खान नाम का एक ताकतवर सुल्तान जो पद्मनाभन के राज्य पर हमला करना चाहता था, उसकी दौलत छीनना चाहता था। लेकिन पद्मनाभन के पास सिर्फ दौलत नहीं थी, उसके पास था एक बेहद रहस्यमय और ताकतवर पदार्थ जिसका नाम था स्टार डस्ट। यह स्टार डस्ट कोई आम चीज नहीं थी, ये एक ऐसी सेलेस्टियल सब्सटेंस थी जो समय को बदल सकती थी, टाइमलाइंस को रीशेप कर सकती थी। जिसके पास ये होती, उसके पास वो ताकत होती जो इतिहास को अपने मन मुताबिक लिख सके। पद्मनाभन जानता था कि अगर यह स्टार डस्ट आजम खान के हाथ लग गई तो सब तबाह हो जाएगा। इसीलिए उसने एक बड़ा फैसला किया, स्टार डस्ट को छुपाना होगा, इतना गहरा छुपाना कि कोई ढूंढ न सके। पद्मनाभन ने अपने एक भरोसेमंद आदमी वरीद मप्पिला को स्टार डस्ट के बॉक्सेस दिए और उसे हुक्म दिया कि इन्हें नगथान ब्रिज की नींव में छुपा दो, वो ब्रिज जो उस वक्त बन रही थी। वरीड मपिला ने वैसा ही किया, लेकिन पद्मनाभन बहुत चालाक था। उसने वरीड को सिर्फ डिकॉय बॉक्सेस दिए थे, असली स्टार डस्ट उसने खुद एक और जगह छुपाई, जंगल में एक पुरानी टूटी दीवार के नीचे। यह बात सिर्फ पद्मनाभन को पता थी, कोई नहीं जानता था, न उसके दरबारी, न वरीड मपिला, न आजम खान। और यह राज्य सदियों तक दफन रहा, टाइम के साथ मिट्टी के नीचे। अब आते हैं प्रेजेंट डे में, साल 2025। शाहजी पपान और उसकी गैंग डूड, अराक्काल अबू, एसआई सारबात शमीर और बाकी सब केरला के हाई रेंज में अपनी मस्त जिंदगी जी रहे थे। हाल ही में उन्होंने चेकुथन लसार नाम के एक विलन को डिफीट किया था और उसके पास से 30 लाख US डॉलर्स मिले थे, एक बहुत बड़ी रकम।
खुशी से झूमते हुए गैंग ने प्लान बनाया कि यह पैसे लेकर विदेश जाएंगे और कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जब उन्होंने नोट्स को ध्यान से देखा तो पता चला सारे नोट नकली थे, जाली, काउंटरफिट। गैंग का मुंह लटक गया। $30 लाख का सपना रातों रात मिट्टी हो गया। इधर एक और किरदार था, साथान एग्जेवियर। एग्जेवियर एक विलन था जो पहले के एडवेंचर्स में हार चुका था। वो डिप्रेशन में था, टूटा हुआ था। लेकिन उसके कजिन माइकल ने उसे एक खबर दी जिसने उसके कान खड़े कर दिए। माइकल ने बताया कि नगाथान ब्रिज के अंदर बेशकीमती बॉक्सेस छुपे हैं। पुरानी कहानियों में बताया जाता है कि उनमें स्टार डस्ट है, वो ताकतवर सब्सटेंस जो समय को बदल सकती है। जेवियर के अंदर लालच जाग उठी। उसने तय किया कि वो यह बॉक्सेस निकालेगा और स्टार डस्ट हासिल करेगा। अब रेस शुरू हुई। जेवियर उन बॉक्सेस के पीछे था और शाजी पापन की गैंग भी किसी तरह इस चक्कर में फंस गई। नागथान ब्रिज, वही ब्रिज जो 1790 में बनी थी, वो आज भी खड़ी थी, सदियों पुरानी। और उसकी नींव में वारीद मापिला ने वो बॉक्सेस दफन किए थे जो पैडमनभान ने दिए थे। गैंग पहुंची वहां, एक्जेवियर भी पहुंचा और एक और ताकतवर प्लेयर भी मैदान में उतरा, केट लारा। केट लारा एक ऑपरेटिव थी जो एक रहस्यमय संगठन के लिए काम करती थी जिसे सिर्फ दी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था। यह ऑर्गेनाइजेशन कहां से आई, क्यों आई, इसका जवाब तीसरे टाइमलाइन में था। साल 2370, यानी अब से करीब 350 साल बाद। यह दुनिया एकदम अलग थी, डिस्टोपियन, तबाह और एक क्रूर संगठन के कब्जे में। दी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। धरती के सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे। इंसान इस संगठन के गुलाम थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को पता था कि उनकी ताकत हमेशा नहीं रहेगी जब तक उनके पास स्टार डस्ट न हो। स्टार डस्ट से वो टाइमलाइंस को मैनिपुलेट कर सकते थे, अतीत बदल सकते थे अपने हक में। इसीलिए 2370 से ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एजेंट्स को पास्ट में भेजा। केट लारा उन्हीं में से एक थी। उसका मिशन था स्टार डस्ट के बॉक्सेस ढूंढो और ऑर्गेनाइजेशन को दो। लेकिन 2370 में एक रेजिस्टेंस भी था। बाबा नाम के एक लीडर की अगुवाई में कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे थे। बाबा और उसकी टीम ने खोज की थी कि इस यूनिवर्स में टाइम लिनियर नहीं है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और अगर पास्ट में स्टार डस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाए या उसे ऑर्गेनाइजेशन से बचाया जाए तो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन की ताकत खत्म हो सकती है। इसीलिए रेजिस्टेंस भी अपने लोगों को पास्ट में भेज रहा था। तो अब तस्वीर साफ थी, 3 अलग जमाने एक ही चीज के लिए लड़ रहे थे। 1790 में पद्मनाभान अपनी जान देकर स्टार डस्ट बचा रहा था। 2025 में शाजी पपान की गैंग अनजाने में इस सारे खेल में घुस गई थी। और 2370 में ऑर्गेनाइजेशन और रेजिस्टेंस एक कॉस्मिक बैटल लड़ रहे थे जिसका नतीजा पास्ट में जाकर तय होना था। नगाथान ब्रिज पर जो सीन था वो पूरी फिल्म का सबसे कैओटिक और एक्साइटिंग हिस्सा था। शाजी पप्पान और गैंग ब्रिज पर थे, एक्जेवियर और उसके लोग थे, केट लारा और ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट्स थे, और सब एक दूसरे से बॉक्सेस छीनने की कोशिश में थे। ब्रिज के एक हिस्से को तोड़ा गया, धमाके हुए, भागा दौड़ी मची। आखिर में डूड एक हेलीकॉप्टर में आया और बॉक्सेस को रोप से उठाने की कोशिश की, लेकिन शाजी पपन के भाई थॉमस पपान ने रोप पर गोली चलाई। रोप टूटी और डूड बॉक्सेस समेत नदी में गिर गया। इतने केओस के बाद बॉक्सेस आखिर केट लारा के हाथ लगे, लेकिन जब उसने बॉक्सेस खोले वो खाली थे, एकदम खाली। यह डिकॉय था। पेडमनभान का वो पुराना प्लान काम आया। असली स्टार डस्ट कभी ब्रिज में था ही नहीं, वो जंगल में उस पुरानी दीवार के नीचे था जो पद्मनाभन ने अपने राज्य में छुपाई थी। और अब दोनों टाइमलाइंस में 1790 में पद्मनाभन और 2025 में शाजी पपान एक साथ उसी जगह पर उसी पुरानी दीवार के सामने खड़े थे, जैसे पास्ट और प्रेजेंट मिरर में एक जैसे दिख रहे थे। 1790 में पद्मनाभन का सामना आजम खान से था और 2025 में शाजी पापन का सामना था
डूड से जो अब अलग साइड पर था। दोनों जगह तनाव था, कॉन्फ्रंटेशन था, और ठीक उसी मोमेंट में उस हिडन स्टार डस्ट ने एक्टिवेट होना शुरू किया। दोनों टाइमलाइंस एक दूसरे से कनेक्ट हो गईं। एक एनर्जी रिलीज हुई जो हर चीज को एक नए डायरेक्शन में धकेल रही थी। पद्मनाभन ने 1790 में एक बड़ी कुर्बानी दी। उसने स्टार डस्ट को सेव करने के लिए खुद को जोखिम में डाला। उसने यह सुनिश्चित किया कि स्टार डस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ न लगे। इस सैक्रिफाइस ने 2025 के टाइमलाइन में एक असर डाला, लेकिन जो हुआ वो सब सोचे मुताबिक नहीं हुआ। स्टार डस्ट के एक्टिवेट होने से एक टेम्पोरल ग्लिच हुई, एक टाइम लूप जैसी गड़बड़ी जिसने शाजी पपान को 2025 से उठाकर 2370 के डिस्टोपियन फ्यूचर में पटक दिया। शाजी पापन जो एक पल केराला की उस पुरानी दीवार के सामने खड़ा था, अगले पल खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो उसने कभी इमेजिन नहीं की थी। भविष्य की तबाह दुनिया, ऑर्गेनाइजेशन का राज, और कोई अपना नहीं जो उसे बताए कि वो यहां क्यों है और वापस कैसे जाएगा। पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। शाजी पपन 2370 में फंसा हुआ है, अकेला, हैरान और बेबस। क्लिफ हैंगर। और फिर आती है पोस्ट क्रेडिट सीन, जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था। एक किरदार जो पूरी फिल्म में शाजी पापन का साथी या न्यूट्रल लग रहा था, वो एक्चुअली एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन का विलेन निकला। एक मल्टीवर्स वेरिएंट, वही चेहरा, वही नाम, लेकिन बिल्कुल अलग मकसद। यह रिवील पूरे फ्रेंचाइज को एक नई दिशा में ले जाता है और पार्ट 2 के लिए एक बड़ा सेटअप करता है। आड़ू 3 की सबसे बड़ी खासियत थी उसका एम्बिशन। पहली 2 फिल्में बहुत ग्राउंडेड थीं, बकरी, नोट की प्लेट, लेकिन तीसरी ने एकदम अलग डायरेक्शन लिया। फैंटेसी, साई-फाई, टाइम ट्रैवल, मल्टीपल टाइमलाइंस, डिस्टोपियन फ्यूचर। यह सब एक आड़ू फिल्म में आना एक बड़ा रिस्क था। जयसूर्या ने 2 किरदार निभाए, 1790 का महाराजा पद्मनाभन और 2025 का शाजी पापन, और दोनों में एक अजीब कनेक्शन था जो फैंस को बहुत पसंद आया। विनायकन ने डूड के रोल में फिर से सबका दिल जीता। क्रिटिक्स ने माना कि वो पूरी फिल्म के सबसे एंटरटेनिंग प्रेजेंस थे। सनी वेन, साइजू कोरुप, धर्मजन बोलगाटी, सबने अपने अपने किरदारों को एक नया लाइफ दिया। स्टार डस्ट का कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। एक ऐसी चीज जिसके लिए हर जमाने के लोग लड़ रहे थे, जो टाइम को रीराइट कर सकती थी, जिसे न तो 1790 का राजा छोड़ना चाहता था, न 2025 की गैंग को पता था कि वो किस चीज में फंसी है, और न 2370 का तानाशाही ऑर्गेनाइजेशन पाना छोड़ना चाहता था। यह एक ऐसी चीज थी जो हर युग में सबसे ज्यादा वैल्यूबल थी, और आदू फ्रेंचाइज का यही फॉर्मूला है। एक बेशकीमती चीज, उसके पीछे पागलों की दौड़ और बीच में कॉमेडी का तूफान। आदू 3 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। 82.50 करोड़ रुपए का ओपनिंग वीकेंड, 100 करोड़ रुपए 10 दिनों में। यह मलयालम सिनेमा का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड था। दर्शकों का प्यार साफ दिखा। यह फ्रैंचाइज जो 2015 में एक फ्लॉप फिल्म से शुरू हुई थी, वो 2026 में एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। और अब सबकी नजरें हैं पार्ट 2 पर, आदू 3 द राइड एंड्स, जहां शाजी पपान को 2370 के डिस्टोपियन फ्यूचर से निकलना होगा, ऑल्टरनेट टाइमलाइन के विलेन से लड़ना होगा और इस पूरी स्टार डस्ट सागा को एक अंजाम तक पहुंचाना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आड़ू 3 पार्ट 2 की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।